हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं डिक्सन टेक्नोलॉजी जो स्टॉक है, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में रहा है आजकल, इस स्टॉक का एनालाइज़ करूँगा मैं और आपको मैं बताऊँगा कि ओवरऑल मतलब कंपनी कैसा है, आपको बाय करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो बहुत सारी डिटेल्स मैं यहाँ शेयर करूँगा, तो ज़रूर आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। थोड़ा लंबा तो होगा वीडियो, बट हाँ, मतलब स्टॉक एनालाइज़ करने में थोड़ा टाइम मुझे लग जाता है। एनुअल रिपोर्ट से बहुत सारे डेटा लाना प्लस शेयर होल्डिंग, मैनेजमेंट के बारे में बात करना, फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बात करना, तो टाइम थोड़ा लग जाता है। तो अगर आप स्टॉक में इंटरेस्टेड अगर आप बाय किए हुए हैं या बाय करना चाहते हैं, तो अराउंड 20-25 मिनट दे देना स्टॉक को समझने में, तो अच्छा होता है। आपको समझ में आ जाता है कंपनी करती क्या है कम से कम, अच्छा है या नहीं खरीदने के लिए। तो मैं पूरा एनालाइज़ करूँगा इस वीडियो में और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो ज़रूर कर लीजिएगा कि सारे अपडेट्स मेरे चैनल से आपके पास जाते रहेंगे। तो मैं ये सब डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कंपनी और इंडस्ट्री के बारे में पहले डिस्कस करूँगा, फिर कंपनी पैसा कैसे कमाती है वो डिस्कस करूँगा, फिर मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करूँगा, फिर इनका शेयर होल्डिंग कैसा है वो डिस्कस करूँगा, फाइनेंशियल नंबर्स, वैल्यूएशन, इनके रिस्क क्या है और लास्ट में अपना व्यू भी दूँगा। तो पहले शुरू करते हैं कंपनी करती क्या है? तो ये कंपनी आप देख सकते हैं, मैं इनके वेबसाइट से लिया हूँ। इट इज़ द लीडिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज़, इसको ईएमएस सेक्टर कहते हैं। मैं इसका एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। जैसे बड़ी-बड़ी कंपनी जो होती हैं, एप्पल, सैमसंग, ठीक है? तो इनके फ़ोन्स होते हैं, जैसे मान के चलिए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो ये लोग कंपनी क्या करती है, डिज़ाइन करती है फ़ोन को और रिक्वायरमेंट्स रहता है कि इस फ़ोन में ये सब चीज़ लगेगा, ठीक है? बट ये लोग मैन्युफैक्चर नहीं करती फ़ोन को। ये लोग दूसरे को दे देती दूसरे कंपनी को दे देती है कि तुम मैन्युफैक्चर करो, ये रिक्वायरमेंट्स है मेरा, तुम ये रिक्वायरमेंट डिज़ाइन लो और मैन्युफैक्चर करके मुझे फ़ोन दो, फिर ये कंपनी फ़ोन बेच देती है। तो एप्पल वही करती है, जैसे एप्पल का पहले मोस्टली चाइना में था, चाइना से वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग करवाती थी और फिर बेचती थी सब जगह। अब इंडिया में भी एप्पल के फ़ोन्स मैन्युफैक्चर होते हैं और सभी कंपनी सैमसंग हुआ और सभी कंपनी यही करती है। तो ये कंपनी वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एक्चुअली, जो दूसरे मतलब इसके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनसे ऑर्डर्स लेती है, कितने टीवीज़ बनाने हैं, कितने मोबाइल्स बनाने हैं, ये बना देती है और फिर उनको दे देती है बेचने के लिए। तो ये इस सेक्टर में है, जिसको ईएमएस सेक्टर कहते हैं। तो इनका जैसे बहुत सारे मतलब यहाँ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है, होम एप्लायंसेस में है, लाइटिंग में है, मोबाइल फ़ोन्स में, आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में, इनका क्या-क्या, किस-किस सेगमेंट में ये प्रोडक्ट्स बनाती है। और ये कंपनी बहुत ही पुरानी है, 1993 में ये फाउंडेड हुई थी और 1994 में इन्होंने कलर टेलीविज़न बनाना शुरू कर दिया था। तो आईपीओ इनका 2017 में हुआ है, बट ये कंपनी बहुत ही पुरानी है, मतलब आप देख सकते हैं ये चीज़। और जो इंडस्ट्री है इसका, तो ईएमएस इंडस्ट्री कहेंगे इसको, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें ये कंपनी काम करती है। ये मतलब ये कंपनी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। दूसरे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है, सामान मैन्युफैक्चर करती है, उन्हें देती है, फिर वो बेचते हैं और कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर इन्हें भी मिलता है, कुछ पैसा इन्हें भी दूसरी कंपनी से, जो इनके क्लाइंट्स हैं, उससे मिलता है। तो ये जो सेक्टर है आप देख सकते हैं, अराउंड 26% ग्रो किया है 13 से 17 के बीच में और 32% ग्रो करने वाला है बिटवीन 2018 और 2021, मतलब बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं एक्चुअली। सो इंडिया, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में आप देखिएगा तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान सब जो होता है, अभी भी बहुत कम लोगों के पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशिंग मशीन्स बहुत कम घर में अभी भी है। मोबाइल फ़ोन्स इवन मतलब सबके पास स्मार्टफ़ोन अभी भी नहीं है। और अगर आप लाइटिंग के बारे में बात करिए, लाइट्स जो होता है, राइट? तो बहुत जगह इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी अभी भी नहीं है। रोड्स बन रहे हैं बहुत जगह, मतलब घर बन रहे हैं, सब जगह लाइटिंग चाहिए। प्लस और भी बहुत सारी चीज़ है जिसमें मतलब इनका अच्छा मतलब मार्केट शेयर है। फिर मेक इन इंडिया के कारण भी इनका अच्छा मार्केट शेयर, मतलब इनका रेवेन्यू अच्छा बढ़ रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि सारी कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट्स को मतलब इंडिया में खुद ही बना के इंडिया में ही बेचे। ये लोग कंपनी खुद तो बनाती नहीं है, तो इंडिया की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि तुम बना के मुझे दो, तो उससे भी इनका बहुत फ़ायदा हो रहा है। और तीसरा एक और रीज़न मैं बताऊँगा, मेन रीज़न जो है, तो मोस्ट कंपनी जो है बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे एप्पल ये सब हो गई, उनका अभी भी मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो देते हैं वो चाइना कंपनीज़ को दिए हुए हैं। मतलब चाइना में मोस्टली इनके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। तो अब चाइना में जो कोरोना वायरस का इश्यू हुआ है, प्लस पॉलिटिकल टेंशन भी चल रहा है बिटवीन यूएस एंड चाइना, तो उसके बाद बहुत सारी कंपनीज़ ट्राई कर रही है कि इंडिया में से भी मैन्युफैक्चरिंग करवाने का। उसके कारण भी ये बढ़ रहा है इंडिया में। चलिए अब देखते हैं इनका पैसा कहाँ-कहाँ से आता है, मतलब कहाँ-कहाँ से इनका रेवेन्यू आता है। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से अराउंड 40% आता है, इसमें ये वॉशिंग मशीन बनाती है। नहीं सो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब एलईडी टीवी बनाती है, उससे 40% आता है। लाइटिंग प्रोडक्ट मतलब बल्ब्स ये सब बनाती है, 30% आता है वहाँ से रेवेन्यू। होम एप्लायंस मतलब वॉशिंग मशीन जो बनाती है उससे 12% आता है। मोबाइल फ़ोन बनाने से 12% रेवेन्यू आता है। और जो रिवर्स लॉजिस्टिक्स है, मतलब कि क्या होता है रिवर्स लॉजिस्टिक्स, मतलब जैसे फ़ोन या टीवी ये सब खराब हो जाता है, तो फिर आप दे देते हो दूसरी कंपनी को, राइट? एक्सचेंज कर लेते हो, तो ये फिर उसको फिर से बना के फिर से बेच देती है। सिक्योरिटी सिस्टम मतलब सीसीटीवी कैमरा जो होते हैं, उससे अराउंड 3.8% आता है। तो मोस्टली आप देखिए 70% तो इनका मोस्टली
टीवी बनाने से और लाइटिंग, मतलब लाइटिंग प्रोडक्ट से आता है रेवेन्यू। और नीचे जो आपको चार्ट दिख रहा है वो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर। तो इसमें 2 तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होता है। एक तो होता है ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इसमें क्या होता है कि बड़ी-बड़ी कंपनी जो होती है, वो बता देती है कि ये डिज़ाइन है, ये रिक्वायरमेंट्स है, सब कुछ दे देती है। इनको बस बनाना होता है और दे देना होता है, बस इतना ही करना होता है। बट ओडीएम जो होता है, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर, इसमें क्या होता है कि ये खुद से बनाते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को, खुद से डिज़ाइन करते हैं, खुद से सब कुछ करते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं, फिर बाद दूसरी कंपनी को दे देते हैं कि तुम बेचो, ठीक है? उस टाइप से। तो इसमें आप देखिएगा ओडीएम सेक्टर में, मतलब ओडीएम, अगर मतलब ओडीएम में देखिएगा रेवेन्यू शेयर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में अराउंड 9% ओडीएम से आता है और बाकी ओईएम से आता है। लाइटिंग प्रोडक्ट्स में भी 71% मतलब ओडीएम से आता है, मतलब ये खुद डिजाइन करते हैं लाइटिंग प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट, दूसरी कंपनी को देते हैं। होम एप्लियंस मतलब वॉशिंग मशीन हो गया, ये खुद से सब कुछ डिजाइन करते हैं सब कुछ और देते हैं। 100% है ऑलमोस्ट इसमें इनका शेयर देखिएगा तो। इनके डिवीजन जैसे देख लीजिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी का है, होम एप्लियंस में वॉशिंग मशीन, लाइटिंग प्रोडक्ट में ऑफकोर्स बल्ब्स का, मोबाइल फोन्स का है जो जॉइंट वेंचर है, बट इन्होंने अब पूरा खरीद लिया, बताऊंगा आपको बाद में। सिक्योरिटी डिवाइसेस का भी वो अभी जॉइंट वेंचर है, और रिवर्स लॉजिस्टिक्स का है। तो ये मतलब अराउंड देखेंगे तो छह सेगमेंट है इनका। और मोस्टली पैसा इनका आप देखेंगे तो कंज्यूमर सॉरी मोस्टली पैसा इनका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइटिंग सॉल्यूशन से आता है। इनका मार्केट शेयर देखिएगा तो मतलब एलईडी टीवी में देखिएगा तो 50% मार्केट शेयर है, मतलब 50% ऑफ द टीवीज ये देखिएगा तो मतलब बनाते हैं इंडिया में ऑलमोस्ट। वॉशिंग मशीन में 43% है, और मतलब लाइटिंग जो है एलईडी और सीएफएल लाइट कंपोनेंट्स में इनका 40% मार्केट शेयर ऑलमोस्ट है। तो अच्छा खासा मार्केट शेयर है इनका, डिफरेंट प्रोडक्ट जो ये बनाते हैं। अब चलिए डिफरेंट सेगमेंट्स को अलग-अलग देखते हैं, कहाँ-कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है, कितना फास्ट ये कंपनी ग्रो कर रही है। तो पहला देखते हैं इनका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का, मतलब एलईडी टीवी का। इसमें देखिए इंडिया में पेनिट्रेशन लेवल बहुत कम है, बस 14% हाउस होल्ड के पास एलईडी टीवी है अभी आजकल। मतलब पुराने टीवी बहुत के पास है, बट एलईडी टीवी जो होता है वो बस 14% हाउस होल्ड में है। और इसका जो ग्रोथ रेट है अराउंड 2023 तक एट द रेट ऑफ 4.4% ये ग्रो करने वाला है। तो थोड़ा उतना फास्ट ग्रो नहीं कर रहा है, बट स्टिल मतलब कंपनी अगर 10% भी ग्रो करती है तो अच्छी बात रहेगी। इसके डिमांड के लिए कुछ रीजंस ये है कि अब धीरे-धीरे इंटरनेट सब जगह इंडिया में आ रहा है धीरे-धीरे, तो लोग अब स्मार्ट टीवी प्रेफ़र कर रहे हैं, जिनके मतलब सैलरी थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, तो लोग स्मार्ट टीवी प्रेफ़र कर रहे हैं कि अमेज़न, नेटफ्लिक्स सब अपने टीवी पे देख पाएँ। उसके कारण डिमांड इस टीवी का बढ़ रहा है। अगर आप इनका देखिएगा इन्होंने कैसा किया है कंपेयर टू, मैं अब कंपेयर कर रहा हूँ 17-18 को 18-19 से, मतलब 17-18 में इनका क्या रेवेन्यू रहा वर्सेस 18-19 में क्या रेवेन्यू रहा। तो देख सकते हैं इनका वॉल्यूम ग्रोथ अराउंड 13% हुआ है इसमें, और रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 11% हुआ है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल से अच्छा ग्रो कर रहा है। इंडस्ट्री 4.4% पे ग्रो कर रहा है, और ये ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा पे ग्रो कर रहा है, अराउंड 11% पे ग्रो कर रहे हैं। इनके मेजर कस्टमर्स देखिएगा तो Xiaomi है, पैनासोनिक है, लॉयड है, फ्लिपकार्ट है, फिलिप्स है, कोरियो है। तो ये सब इनके मेजर कस्टमर्स है इसमें। अगर आप होम एप्लायंसेस में जाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन बनाते हैं, तो वॉशिंग मशीन भी अराउंड 9.6% पे ग्रो करने वाला है। इंडस्ट्री जो है ओवरऑल 9.6% पे ग्रो कर रहा है, और इंडिया में पेनिट्रेशन लेवल इसका कम है, बस 15% है, मतलब बस 15% हाउस होल्ड्स में वॉशिंग मशीन है, जो कि बहुत ही कम है। इसमें से कि मोस्टली के पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, जो मतलब ऑलमोस्ट 62% लोगों के पास, जिनके पास वॉशिंग मशीन है, उनके पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। आजकल धीरे-धीरे थोड़ा डिमांड बढ़ रहा है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का, उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे धीरे-धीरे लोगों का सैलरी बढ़ेगा, तो लोग थोड़ा फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदना शुरू करेंगे। और ये अराउंड 12.5% रेवेन्यू इस सेगमेंट से आता है, जो मैंने पहले बताया है। और ये बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है इनके लिए। तो 40% वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है इनका कंपेयर टू लास्ट ईयर। और अगर आप देखिएगा रेवेन्यू ग्रोथ तो 50% हुआ है, मतलब बहुत ही अच्छा हुआ है अगर आप देखिएगा रेवेन्यू ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ इस सेगमेंट का कंपनी का देखिएगा तो। बट इसमें उसमें रेवेन्यू शेयर उतना ज़्यादा नहीं है, बस 12% का रेवेन्यू शेयर है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट रेवेन्यू का उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, बट ग्रो बहुत फास्ट कर रहा है। ये क्लाइंट्स देखिए जो है सैमसंग है, गोदरेज है, पैनासोनिक है, लॉयड है, फ्लिपकार्ट है। अगर आप इनके वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं अगर इस कंपनी के, तो मतलब ये कंपनी बना रही है आपके लिए वॉशिंग मशीन मोस्टली। लाइटिंग में देखिएगा तो मतलब पहले बताया तो डिमांड क्यों बढ़ रहा है। एक तो है कि मतलब गाँव सब में इलेक्ट्रिसिटी उतना था नहीं, अब धीरे-धीरे सब जगह आ रहा है, और घर ज़्यादा बन रहे हैं, रोड्स ज़्यादा बन रहा है, तो ज़्यादा बल्ब चाहिए होंगे, राइट? अगर ये सब बन रहे हैं तो वहाँ से डिमांड बढ़ रहा है। फिर पहले सीएफएल ज़्यादा हुआ करता था, मतलब जो सीएफएल बल्ब जो होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा लग जाता है, और जो एलईडी बल्ब होता है ये एनर्जी उतना ज़्यादा नहीं लेती है, तो उससे भी इनका डिमांड बढ़ रहा है लाइटिंग सेगमेंट में अगर आप देखिएगा तो। अगर इसमें देखिएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा 31% रेवेन्यू आता है इस सेगमेंट से, लाइटिंग सेगमेंट से। और इनका ग्रोथ अराउंड आप देख सकते हैं, जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है अराउंड 19% का हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है 19% का रेवेन्यू ग्रोथ।
इनके मेजर कस्टमर्स है फिलिप्स, बजाज, विप्रो, पैनासोनिक, सिस्का, जैक्वा, सीएनएस एंड पॉलीकैब। मतलब अगर आप इनका बल्ब यूज कर रहे हैं तो मोस्टली ये कंपनी बना रही है उनके लिए। मोबाइल सेगमेंट से 12% ही रेवेन्यू आता, ज़्यादा नहीं आता है। और इनका पहले एक जॉइंट वेंचर था एक दूसरी कंपनी के साथ, तो 50% मतलब 50-50 जॉइंट वेंचर था, तो 50% रेवेन्यू इनके पास आता था और 50% दूसरी कंपनी के पास। बट अब क्या किया है इन्होंने, जो 50% स्टेक जो बचा हुआ था वो भी इन्होंने अब बाई कर लिया है। जो मोबाइल सेगमेंट से जो 100% रेवेन्यू आएगा अब वो पूरा इनका रेवेन्यू होगा, मतलब अब से वही इन्होंने लास्ट में लिखा है। और इन्होंने लिखा है कि मार्जिन भी एक्सपैंड हुआ है। इस सेगमेंट में मार्जिन बहुत कम है, 1% का मार्जिन था जो कि अब 2.1% हो गया है। उतना ज़्यादा मार्जिन इसमें मिलता नहीं है। अगर आप सीसीटीवी का बिजनेस देखिएगा, इसका ग्रोथ मैंने उतना दिखाया नहीं है आपको, थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ इसका ग्रोथ भी। सीसीटीवी का बिजनेस देखिएगा जो सिक्योरिटी के अंदर आता है, तो इसमें क्या है कि डिक्सन का अगेन जॉइंट वेंचर है दूसरी कंपनी के साथ, 50-50 जॉइंट वेंचर है, तो 50% रेवेन्यू इनके पास आता है। 112 करोड़ था अराउंड, आप देख सकते हैं। और इसके वन ऑफ द मेजर कस्टमर्स आदित्य इंफोटेक है, जिनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है सीसीटीवी कैमराज में, तो ये इसके वन ऑफ द मेजर कस्टमर्स है। मोस्टली पैसा इनका इसी कस्टमर से आता है। ओवरऑल देखिए, अब मैंने ओवरऑल आपको कर दिया है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में एलईडी टीवी, एसी, पीसीबी ये सब बेचते हैं। इतना 11% ग्रोथ जो मैंने बताया आपको। होम एप्लायंसेस में आपको बताया सब, यहाँ एक तरह से मैंने सारे को यहाँ पे एक चार्ट में कर दिया, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं सारे डेटा, सेम चीज़ है। जैसे आप देख सकते हैं मोबाइल फोन्स में बहुत ही फास्ट ग्रो किया है, 47% डी ग्रोथ हुआ है एक्चुअली, आप देखिएगा तो इसमें फ्रॉम 669 टू 354, थोड़ा सा कम हो गया है ये मोबाइल सेगमेंट में, और सब में अच्छा ग्रो किया है। मैनेजमेंट में देखते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में मुझे अच्छा लगा जब मैं एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो एक तो है कि कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है, मतलब जो इनके सीईओ हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर ये सब है, उनका कोई फैमिली मेंबर बोर्ड पे नहीं है, जो कि अच्छी बात मुझे लगता है कि मतलब फैमिली उनकी को बहुत कंपनी करती है, अपने मैनेजमेंट टीम में अपने फैमिली को भी घुसा लेती है, तो ये अच्छी बात है, थोड़ा प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। एक चीज और मैंने देखा कि देखिए ये जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है मिस्टर सुनील पचानी, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर अतुल बिलाल, अगर आप इनका क्वालिफिकेशन देखिएगा तो ये दोनों जो सेक्टर जिसमें ये कंपनी काम करती है, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उस सेक्टर में। देखिए इनका 20 साल का, मतलब मिस्टर सुनील वचानी का अराउंड 20 साल का एक्सपीरियंस है ईएमएस इंडस्ट्री में, और 26 साल का एक्सपीरियंस है मिस्टर अतुल बिलाल का। मतलब मैनेजमेंट टीम का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ईएमएस सेक्टर के अंदर जिसमें ये कंपनी काम करती है, क्योंकि बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रोमोटर अराउंड 36% होल्ड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स 21% होल्ड करते हैं, मतलब बहुत ही म्यूचुअल फंड्स ये स्टॉक को होल्ड करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स अराउंड 12% करते हैं, और पब्लिक अराउंड 30% करती है। तो बहुत ही मतलब म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में देखिएगा जो कि अराउंड 20% है, एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड ने अराउंड 7%, मतलब 7% शेयर होल्डिंग है। रिलायंस कैपिटल का अराउंड 6% है, और भी कुछ भी म्यूचुअल फंड्स है। फॉरेन पोर्टफोलियो में देखिएगा तो गोल्डमैन सैक्स ने अराउंड 1.73% इन्वेस्ट किया है इस स्टॉक में, तो क्या अच्छी बात है, बहुत ही फॉरेन इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। और मैंने इससे पहले अपने चैनल पे ये एक रिसर्च किया था कि अराउंड 22 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है, मैंने रिसर्च किया था खुद से। उसमें से मैंने देखा था कि 9 कंपनीज एक्चुअली, सॉरी 9 म्यूचुअल फंड्स ये स्टॉक को होल्ड करते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी को आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा था, मतलब 22 म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में से 9 म्यूचुअल फंड इस स्टॉक को होल्ड करती है, जो कि खुद बताता है कि मतलब म्यूचुअल फंड बहुत ही मतलब उनको लगता है कि स्टॉक में बहुत कुछ है, मतलब ग्रोथ अच्छा करेगा। अब ओवरऑल फाइनेंशियल नंबर देखते हैं जो कि लास्ट है। इनका मार्केट कैप अराउंड 9,000 करोड़ का है, और इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 27% है, जो कि अच्छा है। डेप्ट टू इक्विटी बहुत कम है, अच्छी बात है। हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग 42 रहा है, बट अभी आप देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग 91 हो गया है, जो कि हिस्टोरिकल मतलब प्राइस टू अर्निंग से थोड़ा ज्यादा हो गया है। करंट प्राइस अराउंड 7,700 है, और प्रोमोटर का जैसे शेयर होल्डिंग बता दिया, कैश इनके पास अराउंड 100 करोड़ का है अराउंड, और एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 30% रहा है पिछले साल में, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बहुत अच्छा है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो मैं एक चीज यहाँ पे फोकस करना चाहता था, वो मार्जिन है। इनका ऑपरेटिंग मार्जिन एक्चुअली बहुत ही कम है, 4% 5% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, मतलब ये खुद से मतलब प्रोडक्ट तो बेचते नहीं है, ये दूसरे कंपनी को देते हैं बेचने के लिए, तो उतना मार्जिन इनको मिलता नहीं है। और आप इतना एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि इनका मार्जिन 20%, 25% हो जाएगा, उतना नहीं होगा इनका मार्जिन, कम ही रहेगा मार्जिन, मतलब 6, 7, 8% अराउंड मार्जिन रहेगा। इनका मेन खेल जो है वो है वॉल्यूम्स का, रेवेन्यूज का, कितने सेल्स आ रहे हैं उस पर ज्यादा डिपेंड करता है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन में एक चीज देखा कि इनका इंक्रीज अच्छा खासा हो रहा है, मतलब 3.98% था, मतलब 2017 में, सितंबर 2017 में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिख रहा है इसका नंबर, एक बार तो 6.52% चले गया मार्च 2020 में, तो ये थोड़ी अच्छी बात है कंपनी की, मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव कर रहा है। और अभी के रिसेंट क्वार्टर में आप देख सकते हैं 2020 का क्वार्टर है, उसमें इनका नेट प्रॉफिट बहुत कम हो गया है। तो मतलब ये आप देख सकते हैं, मतलब उनका क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ था अप्रैल में, सब कुछ बंद था, सब कुछ बंद था अप्रैल में, राइट।
तो इस पे इम्पैक्ट इन पे पड़ा और इनका प्रॉफिट बहुत ही कम हो गया था। इनका अगर ईयर बाय ईयर देखिएगा तो अच्छा ग्रो कर रहा है, मतलब देखिएगा तो इनका मार्जिन भी देखिए पहले 1% हुआ करता था, फिर 2-3% हुआ, फिर 4% हुआ, अभी 5 पे है। तो ये भी थोड़ा अच्छा मार्जिन इंप्रूव कर रहा है ईयर ऑन ईयर भी। प्रॉफिट से देखिएगा तो पहले लॉस था, -7 करोड़ था अराउंड, अभी अराउंड 99 करोड़ का प्रॉफिट है। तो बहुत ही अच्छा फास्ट ग्रो कर रही है कंपनी, जो कि अच्छी बात है। और इनका कैश फ्लो देख लेते हैं, कैश फ्लो मतलब कितना कैश मिल रहा है ऑपरेशन से। तो एक चीज़ देखा मैंने, कैश फ्लो देखिए अच्छा कैश फ्लो मिल रहा है, बट बस 2019 में थोड़ा नेगेटिव हो गया है, मतलब जो ओवरऑल कैश था नेगेटिव हो गया, क्योंकि इनका रिसीवेबल्स जो है, मतलब इनको बहुत पैसा इन्होंने, मतलब सामान सब तो दूसरे को दे दिया, पर इनको पैसा उनसे मिला नहीं, इसलिए यहाँ पे -367 हो गया है। तो इस ईयर में इनका मतलब कैश फ्लो नेगेटिव हो गया 1 साल के लिए, बट ओवरऑल दूसरे साल में देखिएगा तो इनका कैश फ्लो अच्छा रहा है, तो वो अच्छी बात है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे देख सकते हैं ये फिक्स एसेट है, मतलब फैक्ट्री सभी नया-नया खोल रहे हैं, उस पे पैसा थोड़ा जाते रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल सही है, पर 2019 में थोड़ा-सा खराब हो गया था, तो आपको ये देखते रहना होगा। इनका ग्रोथ देखिएगा तो बहुत ही अच्छा है। 5 पिछले 5-3 साल में अराउंड 20-25% पे इनका सेल्स ग्रो कर रहा है। इनका प्रॉफिट अराउंड 30% पे ग्रो कर रहा है पिछले 5 साल में देखिएगा तो। तो अच्छा फास्ट ग्रोइंग कंपनी है बहुत ही। अगर इनका सेगमेंट वाइज़ परफॉर्मेंस देखते हैं, अभी रिसेंट क्वार्टर से मैंने ये लिया है, तो यहाँ भी इन्होंने दिया हुआ है, इनके जो सेगमेंट मैंने बताया सारे सेगमेंट्स यहाँ भी आप देख सकते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग प्रोडक्ट ये सब। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट तो खराब आया था इस क्वार्टर का, तो थोड़ा सब में डिक्रीज़ हुआ है, मतलब क्योंकि लॉकडाउन इसके कारण। बट यहाँ मैं मेन फोकस कर रहा था परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू कितना आता है, तो 44% देख रहे हैं, मतलब पहले 40% आता था कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से, 28% लाइटिंग प्रोडक्ट्स से, ये 19-20 के क्वार्टर 1 की बात है। अब थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 67% हो गया है, बट ये 1 क्वार्टर के लिए है। बट नॉर्मली आप देख सकते हैं कि 40% कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है, 28% लाइटिंग से आता है, होम एप्लायंसेस से 9 आता है, मोबाइल फ़ोन से 13, थोड़ा-सा चेंज हुआ है, क्योंकि वो एनुअल रिपोर्ट से मैं देख रहा था और ये लेटेस्ट है, थोड़ा-सा चेंज हुआ है यहाँ पे। अगर आप मार्जिन देखिएगा, ऑपरेटिंग मार्जिन देखिएगा, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही कम है, 2.2%, लाइटिंग प्रोडक्ट्स में अच्छा है, 7.8%, होम एप्लायंसेस में बहुत ही अच्छा है, 10%, और मोबाइल फ़ोन से बहुत ही खराब है, 2.2%, सिक्योरिटी में 3% है, और रिवर्स लॉजिस्टिक्स में तो नेगेटिव है। बट इनका सिक्योरिटी सिस्टम और रिवर्स लॉजिस्टिक्स से उतना पैसा आता नहीं है। मोस्टली जैसे आपने देखा होगा लाइटिंग प्रोडक्ट्स और मतलब दूसरे सेगमेंट से आता है, एलईडी टीवी से आता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो एलईडी टीवी में उतना इनका बहुत कम है, 2.2% ही बस मार्जिन है। बट हाँ, लाइटिंग प्रोडक्ट्स और होम एप्लायंसेस में अच्छा है। इनका सेगमेंट वाइज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिएगा तो बहुत ही अच्छा है। हर एक मतलब देखिएगा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 40% का है, लाइटिंग में 37% का है। मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। 30% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओवरऑल है, और सारे सेगमेंट में भी इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है। अगर आप इसका एक्सपेंडिचर देखिएगा तो देखिए इनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो है एक्सपेंस में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनका काम ही है ना दूसरे सामान से वो खरीदना, उसे बनाना कुछ, राइट? तो वॉशिंग मशीन में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते होंगे, राइट? ये खुद खरीदते हैं अपने पैसे से, राइट? और फिर दूसरी कंपनी को बेचते हैं तो उनसे पैसा आता है, राइट? तो थोड़ा प्रॉफिट मिलता है उसमें इन्हें। इनका मोस्ट जो मतलब पैसा खर्चा होता है वो सामान सब खरीदने में होता है। एम्प्लॉयी बेनिफिट में उतना ज़्यादा नहीं जाता है, और सब में और बहुत ही कम है। चलिए इनका वैल्यूएशन बात कर लेते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग आपने 91 देखा होगा जो मैंने आपको दिखाया। बट देखिए इनका एक क्वार्टर में क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग क्या है? नीचे अर्निंग्स होता है, राइट? पिछला क्वार्टर इनका मतलब जो लेटेस्ट क्वार्टर था उसमें बहुत प्रॉफिट्स कम हो गया। तो प्राइस टू अर्निंग तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट? मतलब ये तो नॉर्मल है, राइट? एक क्वार्टर भी खराब हुआ तो प्राइस टू अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वही हुआ है एक्चुअली। तो आप इनका अर्निंग पर शेयर देखिएगा पिछले 5 क्वार्टर्स का, तो अराउंड 25 से ज़्यादा रहा है हमेशा, राइट? पिछले क्वार्टर में मतलब इस क्वार्टर में जस्ट 1.6 हो गया क्योंकि लॉकडाउन के कारण। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि ये 25 का अर्निंग पर शेयर अगर नॉर्मल रहा, सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल रहा, तो 25 का अर्निंग पर शेयर इनका हर क्वार्टर में आ सकता है। तो इसलिए ओवरऑल साल का इनका अर्निंग पर शेयर हुआ अराउंड 100, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये। तो क्योंकि देखिए एक क्वार्टर खराब हुआ उसे कारण आप अगर प्राइस अर्निंग थोड़ा मतलब सही नहीं है देखना उस टाइप से, एक क्वार्टर खराब हुआ तो प्राइस अर्निंग बढ़ जाता है। तो देखिए इनका स्टॉक प्राइस अराउंड 7,800 है, और मान के चलिए इनका 100 ईपीएस रहता है, हर एक क्वार्टर 25 का ईपीएस, तो प्राइस टू अर्निंग अराउंड 78 हो जाता है, राइट? थोड़ा कम हो जाता है उससे 91 से। तो मैं कहूँगा 75 मान के चलिए इनका प्राइस टू अर्निंग अभी का है अराउंड, जो इनका अर्निंग्स चल रहा है। और अब देखिए अब फ्यूचर की बात बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि प्राइस टू अर्निंग तो बहुत ही ज़्यादा है, 75 का है या 91 का है। बट एक चीज़ देखिए, ये कंपनी बहुत ही फास्ट ग्रोइंग है, राइट? तो इनका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है 30% पे। और मैं एक दूसरा रेशियो देखता हूँ वैल्यूएशन के लिए, वो है पीईजी रेशियो, राइट? इसका मतलब होता है कि प्राइस अर्निंग मतलब जो पी है प्राइस अर्निंग डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेशियो, मतलब डिवाइडेड बाय ग्रोथ। इनका प्राइस अर्निंग अराउंड 75 का मान के चलिए, और ग्रोथ 30 का है, तो ये नंबर कम अराउंड 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? तो पीईजी रेशियो अराउंड 2 है। तो 2 थोड़ा कॉस्टली होता है, बट उतना ज्यादा भी कॉस्टली नहीं होता है।
तो अगर आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए अगर इनका अर्निंग पर शेयर, इनका अर्निंग जो है, प्रॉफिट जो है 30% पे लेट से अगले 5 साल तक ग्रो करता रहा, मान के चलिए ऐसा हुआ, क्योंकि ये कंपनी ग्रोथ कंपनी है। तो अगर आप पैसा लगा रहे हैं मतलब आप सोच रहे हैं कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो करेगा। तो अगर 30% घटता है अगले 5 साल के लिए ग्रोथ, तो इनका अर्निंग पर शेयर हो जाता है अराउंड 370 5 साल के बाद। अभी 100 है, 370 हो जाता है, ठीक है? अब देखिए, अब मान के चलिए 5 साल बाद इनका प्राइस टू अर्निंग 50 हो जाता है, कम हो जाता है, मान के चलिए, ठीक है? तो स्टॉक प्राइस कितना हो जाएगा? अराउंड 18,000 हो जाएगा। कैसे? स्टॉक प्राइस क्या होता है? आप मतलब ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू मतलब जो प्राइस टू अर्निंग है, तो आपको स्टॉक प्राइस मिल जाता है, राइट? तो 18,000 हो जाता है। तो अगर आप इस लेवल पे भी ग्रोथ मतलब इन्वेस्ट करते हैं और आप एज्यूम करते हैं 30% पे कंपनी ग्रो कर सकती है अगले 5 साल के लिए, तभी भी आपको 18% का स्टॉक प्राइस रिटर्न मिल जाता है, जबकि प्राइस टू अर्निंग डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद भी आपको मिल जाता है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था वैल्यूएशन में। बट इनके रिस्क क्या है? ऑफ कोर्स इनका मार्जिन बहुत लो है, 4-5% का मार्जिन है, तो कुछ भी इश्यू आया तो इनका प्रॉफिट तुरंत लॉस हो जाएगा तुरंत ही, क्योंकि मार्जिन बहुत ही कम है इनका। कॉम्पिटिशन हाई हो सकता है, अभी तो उतना ज़्यादा नहीं है, इंडिया में ज़्यादा कंपनीज है नहीं जो मैन्युफैक्चर करती हैं, बट बाद में धीरे-धीरे से मेकिंग इंडिया जो चल रहा है और गवर्नमेंट दूसरे कंपनीज को, बाहरी कंपनीज को बुला रही है इंडिया में, तो बाद में इनका कॉम्पिटिशन हाई हो सकता है। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया इनका 88% जो खर्चा होता है वो मटेरियल सबको बाई करने के लिए होता है, राइट? तो थोड़ा भी अगर रॉ मटेरियल्स प्राइस बढ़ा तो इनका एक्सपेंस बढ़ जाता है और फिर प्रॉफिट इनका डिक्रीज हो जाता है, राइट? और मार्जिन ऑलरेडी कम है, तो वहाँ इशू आ सकता है। इनका वैल्यूएशन थोड़ा हाई है अभी, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ग्रोथ कर लेगी कंपनी 25% 30% पे, बट बाई चांस ये नहीं कर पाई तो फिर वैल्यूएशन बहुत हाई है, तो वहाँ भी थोड़ा रिस्क है। मेरा ओपिनियन मैं बता देता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे मैं सोच रहा हूँ कि जैसे इंडिया मतलब मेक इन इंडिया जो कर रही है, मतलब जो इंडिया जो ट्राई कर रही है कि सारे मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए स्पेशली जो हो रहा है कि सारी कंपनी इंडिया में बनाए प्रोडक्ट्स को, तो उससे मुझे लगता है ये ग्रो कर सकती है 25-30% पे अगले 5 साल के लिए। और इंडिया में पेनिट्रेशन भी बहुत कम है सारे सामान का, तो उसके कारण बढ़ सकती है। बहुत सारी कंपनी चाइना से इंडिया शिफ्ट कर रही है, वो भी एक रीज़न है। मुझे लगता है ये कंपनी ग्रो कर सकती है 30% पे अराउंड। तो मुझे लगता है कि अच्छा है कंपनी एक्यूमुलेट करने के लिए, बट एसआईपी मोड में कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार में पैसा लगा दिया, हर मंथ करते रहिए और कंपनी का ग्रोथ ग्रोथ को ट्रैक करते रहिए। हर क्वार्टर ग्रोथ कैसा हो रहा है, हर एक सेगमेंट में कैसा ग्रोथ हो रहा है, सब कुछ ट्रैक कीजिए। मार्जिन ट्रैक कीजिए, कस्टमर्स कौन कौन नए ऐड कर रहे हैं वो भी ट्रैक कीजिए। जैसे अभी जियो ने मतलब जियो से ऑर्डर्स आया था इनको, तो वो सब ट्रैक करते रहिए। और डीमार्ट भी देखिए, डीमार्ट भी बहुत ही 100 से ज़्यादा की प्राइस टू अर्निंग पे है, बट वो इसलिए है 100 से प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे, क्योंकि उनका जो मतलब सेक्टर है वो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, प्लस इनका ग्रोथ खुद का 30-40% का है, इसलिए इनका प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा है। जब भी ग्रोथ ज़्यादा होता है तो प्राइस टू अर्निंग थोड़ा ज़्यादा होता ही है। अब वैल्यूएशन मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि तुरंत कम हो जाएगा, जब तक कंपनी ग्रो करेगी वैल्यूएशन तो रहेगा ही, थोड़ा हाई-फाई रहेगा, मतलब 50-60 तो रहेगा ही प्राइस टू अर्निंग जब तक कंपनी ग्रो कर रही है। अगर हाँ, कंपनी स्टॉप करके ग्रो करना तब अलग बात है। अभी तक कंपनी मेरे वॉच लिस्ट में है, अभी मैंने इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है, बट हाँ, अभी थोड़ा मैं और डिटेल्स देखूँगा और फिर सोचूँगा इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, क्योंकि ये मुझे पहली बार में तो बहुत अच्छी कंपनी लगी और थोड़ा और रिसर्च करूँगा और आपको मैं अपने चैनल पे बताते रहूँगा। अगर मैंने इन्वेस्ट किया इस कंपनी में, तो आपको ज़रूर मैं अपने चैनल पे बताऊँगा कि मैंने किया है और थोड़ा रीज़न्स और बताऊँगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मतलब मैं सारी चीज़ को ऑलमोस्ट एनालाइज़ कर दिया यहाँ पे। अगर अगर आपका कुछ एडिशनल व्यू हो, कुछ डेटा मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में उसे बताइएगा मुझे और आपको कैसा स्टॉक लगता है वो भी बताइएगा। सो अगर आपको मेरा पूरा एनालिसिस पसंद आया, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।